इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। भारत में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ी तादाद में इस बार लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? फिर ये नया खतरा जो ब्लैक फंगस का आया है, इससे सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत किसको है? ये कितना घातक है, यानी कितना जानलेवा है, और इससे कैसे हम बचाव कर सकते हैं? वैक्सीन की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है? क्या बच्चों में भी वैक्सीन लगाने की नौबत आ गई? ऐसे तमाम सवाल हैं, और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टर, मेडिकल एक्सपर्ट और दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, इस वक्त के भारत के कोरोना के हालात को आप कैसे सम अप करेंगे? क्या अब हम इस दूसरी लहर को घटते हुए देख रहे हैं? कुछ हद तक ये बात सही है। अगर हम देखें तो दूसरी लहर में कमी आई है। ओवरऑल नंबर ऑफ केसेस जो हैं डाउनवर्ड ट्रेंड है कई दिनों से। मैं यही कहूंगा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली जो है पैंडेमिक का जो सेकेंड वेव है वो कम हो रहा है। स्पेशली अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करें और सेंट्रल इंडिया की बात करें, जो अभी भी सिचुएशन जो जहां पे थोड़ी सी गंभीर है वो सदर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया है, और वहां पे अभी भी केसेस काफी ज्यादा है। वहां पे जब केसेस कम होने लगेंगे तो हम एकदम हमारा जो पीक है वो कम हो जाएगा। तो ओवरऑल सिचुएशन इज गुड, लेकिन ईस्ट इंडिया और सदर्न इंडिया में थोड़ा और हमें ध्यान से बारीकी से काम करने की जरूरत है। चाहे हम कंटेनमेंट की बात करें या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें या और सावधानी की बात करें, क्योंकि वहां पे अभी भी केसेस कुछ हद तक हैं और अभी इतनी डाउनवर्ड ट्रेंड इतना नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझे याद है तो कुछ दिनों पहले आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि भारत में कोरोना का पीक जो है वो अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग वक्त पर देखा जाएगा। अभी आप जिस बात के इशारा कर रहे थे, हम दिल्ली में बैठे हैं। अब दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली का पॉजिटिविटी है लगभग 3%, 3.5% के आसपास। ये हमें सबक क्या देकर के गया? दिल्ली में जो मामले घटे हैं, क्या केवल लॉकडाउन की वजह से घटे या कोई और वजह? मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी वजह तो लॉकडाउन ही है, और ये हमें एक हमारा एक लेसन है हमारे। मुझे लगता है कि अगर हम 3-4 चीजों पे ध्यान दें, एक तो जो हम कहते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सब लोग मास्क लगाएं, अगर बाहर जाना जरूरी नहीं है तो नहीं जाएं, और जितना काम घर से कर वही घर से करें, और कुछ हद तक हम रिस्ट्रिक्शंस रखें लॉकडाउन की तरह, स्पेशली उन एरियाज में जहां पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। तो हम ये देखेंगे कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर पॉजिटिव रेट कम होगा, केसेस कम होंगे, लोगों की जान बचेगी। और दिल्ली में हमने देखा है, दिल्ली में जैसे जैसे हमने लॉकडाउन बढ़ाया, पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ और मोर्टेलिटी भी आस्ता आस्ता कम होने लगी। तो इसलिए ये एक सॉर्ट ऑफ मॉडल है। बॉम्बे का भी मॉडल यही है कि जब मुंबई ने भी लॉकडाउन किया तो उनके केसेस कम होने लगे, मोर्टेलिटी भी कम हुई। तो मेरा ये मानना है कि लिमिटेड लॉकडाउन जहां जहां पे भी पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है वहां करने की जरूरत है, और ये कुछ हद तक अब हमें साउथ में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में करना पड़ेगा। सर, लॉकडाउन से जुड़े कुछ और सवाल है, लेकिन मैं इस पर आपसे जब बातचीत का अंत हो रहा होगा उस ओर आऊंगा, तब आऊंगा। अभी फिलहाल ये हमने देखा कि हमारे मामले जिस रफ्तार में घटे, मौतें उतनी उस अनुपात में नहीं घटी। कहने का मतलब यह है कि इस बार मौतें ज्यादा हुई पिछले साल की तुलना में। इसकी क्या वजह है? तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे केसेस भी ज्यादा हुए हैं, पर ये मैं मानता हूं कि इस दफा डेथ्स ज्यादा हुई हैं, और स्पेशली यंगर एज ग्रुप में जो अगर हम देखें तो रिलेटिवली डेथ्स ज्यादा हुई हैं, और इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये मेरा मानना है कि क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम इतना स्ट्रेच हो गया था, क्वालिटी ऑफ केयर कुछ हद तक कम हुई। दूसरा ये है कि कुछ लोगों ने फिर घर पे ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि पता नहीं हॉस्पिटल में बेड मिलेगा या नहीं, तो ऑक्सीजन भी घर पे लेना शुरू कर दिया, स्टेरॉइड्स भी घर पे लेने शुरू कर दिए। उसके कारण जब उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगी तभी वो हॉस्पिटल पे आए और एकदम वहां जाके क्रैश कर गए। तो ये भी हो सकता है कि डिले इन रीचिंग हॉस्पिटल, जो हम कहते हैं कि हॉस्पिटल में पहुंचने में अगर डिले हुआ हो तो उसके कारण भी हो सकता है। और यही मैं कहूंगा कि अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है और कोई लक्षण है तो घर पे ना रहें। ऑक्सीजन, या ये ना सोचें कि मैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है इसी पे चला लूंगा काम, हॉस्पिटल में जरूर आए, क्योंकि ट्रीटमेंट में डिले हो जाता है। तीसरी चीज जो है जिसपे हमें और डेटा भी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक ऐसे संकेत भी आते हैं कि इस दफा जो वेरिएंट्स आए हैं, नए वेरिएंट्स जो हैं, वो इन्फेक्शियस तो हैं ही ज्यादा, लेकिन जो यूके का वेरिएंट का डेटा आया था और कुछ और डेटा है कि शायद उनमें मोर्टेलिटी भी ज्यादा हो सकती है, वो ज्यादा विरुलेंट भी हैं। इस पे और डेटा की जरूरत है, इसलिए अब ये कहना मुश्किल है।
लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन पहले दो कारण जो मैंने बताए वो हमें अपनी तरफ से देखने की जरूरत है, और इसलिए मैं ये मानता हूं कि हर एक एरिया में हमें एक डेथ ऑडिट करना चाहिए। जो भी डेथ्स हुई हैं उनको क्रिटिकली एनालाइज करके ऑडिटिंग करनी चाहिए कि इसमें हमें क्या सीखा है और आगे के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये डॉक्टर साहब, ये आपने भी देखा होगा, ये आरोप अक्सर लगते हैं कि सरकारें जो हैं वो मौतों को खास करके कम बताती हैं। उसके पीछे कई वजह बताई जाती हैं कि भाई कोई सस्पेक्ट कोविड था, उसका टेस्ट रिपोर्ट नहीं आया था, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस बार हो सकता है बहुत सी मौतें ऐसी हुई हों जो कि इलाज के अभाव में हुई हों? बहुत सी जगहों से ऐसी खबरें आई कि लोगों को पता ही नहीं चला कि उनको बीमारी लग चुकी है, और जब तक वो कुछ कर पाते तब तक दम तोड़ दिया। ये हो सकता है, और ये हम हर दफा देखते हैं कि कई दफा कुछ लोग टेस्ट कराते नहीं हैं तो पता ही नहीं चलता कि वो कोविड पॉजिटिव थे या नहीं, एकदम डिटेरियोरेट कर जाते हैं। लक्षण सारे कोविड के होते हैं क्यों, लेकिन अगर वो पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं थी तो हम उनको नॉन कोविड डेथ मान लेते हैं। या किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोविड के कारण भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, और वो भी कभी कभी अगर टेस्ट नहीं हुआ तो नॉन कोविड डेथ भी माना जा सकता है। इसलिए मैं ये भी समझता हूं कि हर एक एरिया में हमें डेथ का डेटा भी देखना चाहिए कि ओवरऑल डेथ कितनी हुई, कोविड रिलेटेड डेथ कितनी थी, नॉन कोविड डेथ कितनी थी, और पिछले सालों में जब कोविड नहीं था तो इस टाइम में कितनी डेथ्स हुई थी, उसका कुछ एवरेज हो जाएगा। तो उससे आइडिया हो सकता है कि कितनी अनअकाउंटेबल डेथ्स जो हम नॉन कोविड में डाल रहे हैं वो एक्स्ट्रा थी, तो वो भी हम डेटा देख सकते हैं। तो एक तो डेफिनेटली जो कोविड है, एक जो ओवरऑल डेथ्स में कितनी बढ़ोतरी हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, उससे भी हमें कुछ आइडिया हो जाएगा। पर ये बात सही है, और मुझे जो डर है या फिक्र है कि ये गांव में तो ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि गांव में तो टेस्टिंग इतनी नहीं है, और कई दफा लोगों को गांव में इतना आइडिया भी नहीं होता, वो टेस्ट कराते नहीं है, इसलिए वहां पे जो डेथ्स हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी में और भी मुश्किल हो सकती है। ये आपने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई, मैं इस पर आता बाद में, कि गांव में हालात जो हैं, जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि एक गांव के अंदर दर्जनों जो है मौतें हो गई, कई जगहों से ऐसी खबरें आई हैं। और सामान्यतः जो, क्योंकि सामान्य आदमी जब बताता है तो वो कोई बहुत स्पेसिफिक बातें तो नहीं बताता, बस ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि दम फूटने लगा और सुबह तक खत्म हो गए। अक्सर ऐसी ही बातें सुनने को हमें मिली हैं। तो क्या ये एक पेशेंट को कोविड कुछ घंटों के अंदर ही मौत की दहलीज तक भी ले जा सकता है? ये यूजली नहीं होता, अनलेस किसी को हार्ट अटैक हो गया हो, ऐसी कोई एकदम गंभीर कॉम्प्लिकेशन हुई हो, या जैसे हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म की एकदम फेफड़े के अंदर मैसिव क्लॉटिंग हो गई हो, तो वो एकदम डेथ हो सकती है, सडन डेथ हो सकती है। लेकिन ज्यादातर लोगों में आस्ता आस्ता ही ऑक्सीजन कम होती है, निमोनिया बढ़ता है और तकलीफ होने लगती है। लेकिन इसमें एक बात और समझने की जरूरी है, कई दफा कई लोग अपने शुरू के लक्षण जो हैं उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उनको इग्नोर करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि पहले तो कोई इतनी तकलीफ नहीं थी। जब एकदम तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तभी वो फिर अपने लक्षण बताने लगते हैं। इसलिए हमें ये लगता है कि ये बीमारी सिर्फ 2 दिन की है, लेकिन अगर हम डिटेल में जाएं तो वो यही कहेंगे हाँ 5 दिन से बुखार हो रहा था, हफ्ते से बुखार हो रहा था, लेकिन हमने ये सोचा ये मामूली बुखार है, मौसम के कारण ही है, और इस पे हमने ज्यादा जोर नहीं दिया। डॉक्टर साहब, मैं जो हमारे देश में फिलहाल जिस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, ब्लैक फंगस, उस पर आता हूं। इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में आपके अस्पताल में भी कई केसेस इसके आए हुए हैं। अब ये ब्लैक फंगस से लोगों को कितना सावधान रहना चाहिए या डरना चाहिए? तो ब्लैक फंगस के केसेस कुछ हद तक बढ़े हैं, और मेरा ये भी मानना है कि जैसे जैसे कोविड के केसेस कम होंगे तो ब्लैक फंगस के केसेस भी कम होने लगेंगे। लेकिन अभी काफी ज्यादा केसेस हैं, हमारे हॉस्पिटल में भी 100 से ज्यादा पेशेंट एडमिटेड हैं विद द डायग्नोसिस ऑफ म्यूकरमाइकोसिस। अब इसका कारण क्या है, और ये पहले क्यों नहीं था? पहले भी था। अगर हम डेटा देखें तो पिछले वेव में भी कुछ हद तक फंगल इन्फेक्शन हमने देखी थी, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं देखी थी। अगर हम पहले सार्स का डेटा देखें 2002-2003 का, तो भी उन्होंने फंगल इन्फेक्शन ज्यादा रिपोर्ट की थी एज कंपेयर टू नॉर्मल। तो जो कोविड वायरस है, कोरोना वायरस जो है, वो बॉडी में इम्यूनिटी को कुछ हद तक कम करता है, जिससे फंगल इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाती हैं। उसके साथ अगर हम 2 और चीजें जोड़ दें, एक डायबिटीज विद पोर शुगर कंट्रोल और एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, अगर ये 3 चीजें हो जाएं, कोविड के साथ शुगर जो कंट्रोल में नहीं है, और स्टेरॉइड जो हम बहुत ज्यादा डोज में दे रहे हैं या बहुत लंबे टाइम के लिए दे रहे हैं, या ऐसी सिचुएशन में दे रहे हैं जब उनकी जरूरत नहीं है, तो ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं तो एकदम फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाती हैं। और वो इस सेकंड वेव में हमने देखा है कि फर्स्ट वेव में इतने ज्यादा स्टेरॉइड यूज नहीं हुए थे, इतने ज्यादा केसेस नहीं थे, और इसके कारण वो तब म्यूकरमाइकोसिस जब रिपोर्ट हुआ तो बहुत ज्यादा लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब इतने ज्यादा केसेस आने लगे हैं क्योंकि इस सेकंड वेव में
पैनिक के कारण, डर के कारण बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स की यूटिलिटी हुई है, लोगों ने स्टेरॉइड यूज किए हैं। स्टेरॉइड यूजफुल भी हैं, मॉडरेट टू सीवियर केसेस में लाइफ सेविंग भी हो सकते हैं, लेकिन माइल्ड केसेस में उससे नुकसान भी हो सकता है। दूसरा, डायबिटीज जो है कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। भारत को हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं कि यहाँ इतने ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, और अगर उनकी शुगर कंट्रोल ना हो तो फिर उससे भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब डॉक्टर साहब, इसमें से आपने जो 3 कारण बताए, 2 तो एक आदमी के बस में है कि वो खुद को कोरोना से प्रोटेक्ट कर सकता है, और दूसरा अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकता है। लेकिन जब जहां तक मेडिकेशन का सवाल है, तो ये तो अस्पतालों में दिए जा रहे हैं या डॉक्टर्स के एडवाइस पर दिए जा रहे हैं, तो इस पर मेडिकल फ्रेटर्निटी की क्या राय है और क्या एडवाइस है आपकी उनको? मैं यही कहूंगा कि जिनको माइल्ड डिजीज है वो स्टेरॉइड्स ना लें। हमने पिछले कई दिनों में यही देखा, और इसलिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि कई लोगों ने अपनी तरफ से स्टेरॉइड शुरू कर दिए पहले दिन पे ही, और कई दफा लोगों को गलत सलाह दी गई क्योंकि उन्होंने किसी और का जो है नुस्खा है वो अपनी यूज करना शुरू कर दिया। कि पड़ोस में किसी ने दवाई शुरू की किसी के लिए जिसकी बीमारी ज्यादा सीवियर थी, उन्होंने वही दवाई अपने लिए भी शुरू कर ली। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि स्टेरॉइड्स जो हैं वो, अगर आपको मॉडरेट से सीवियर इलनेस है, आपकी सैचुरेशन कम हो रही है और 5 से 7वें दिन के बाद बुखार तेज हो रहा है, या आपके लंग्स में शैडोज बढ़ रहे हैं, तभी स्टेरॉइड्स की जरूरत है, और उसको लो डोज में लेना चाहिए। हाई डोज स्टेरॉइड्स का कोई फायदा नहीं है, और 5 से 10 दिन के लिए ही लेना चाहिए। कई जगह ये देखा गया कि घरों में, और एक पेशेंट है जिनको हमने एडमिट किया अभी कुछ दिन पहले ही, उन्होंने अपने घर में ही 500 मिलीग्राम ऑफ स्टेरॉइड, जो बहुत ही हाई डोज है, जिसको हम मेगा डोज कहें या पल्स थेरेपी कहें, वो घर पे ही लगा लिया किसी डॉक्टर की सलाह से, और वैसे ही सोच के कि शायद इससे मैं हॉस्पिटल में आने से बच जाऊंगा, तो उन्होंने घर पे ही इतना हाई डोज स्टेरॉइड्स लगा लिया, और उससे ना तो कोई फायदा हुआ, डिटोरेशन ज्यादा होगी, सैचुरेशन उनकी कम होगी, ऑक्सीजन सिलेंडर के फुल 10 लीटर पे भी सैचुरेशन उनकी 80s पे आ गई, तो उनको रात को इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। तो मैं यही लोगों को कहूंगा कि घर पे अपना ऐसे बिना प्रॉपर सलाह किए इलाज ना कराएं, हॉस्पिटल में जरूर आए। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि लोगों में डर ये है कि ये जो ब्लैक फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस, ये कोरोना से कई गुना ज्यादा जानलेवा है, तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि इसमें मौतें ज्यादा होती हैं? तो ये जो ब्लैक फंगस है, अगर ये अर्ली डायग्नोसिस ना हो और ये ज्यादा फैल जाए, जैसे हम कहते हैं कि साइनस में फैल गया, ब्रेन में फैल गया, तो इसकी मोर्टेलिटी कोविड के हिसाब से थोड़ी ज्यादा है। ये बात सही है। कोरोना वायरस में जो मोर्टेलिटी है वो तो 1 से 2% है। इसमें अगर डिले ट्रीटमेंट हो जाए, शुगर कंट्रोल ना हो, या जो फंगस है वो ब्रेन में फैल जाए, तो मोर्टेलिटी इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। इसीलिए हम यही कह रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम म्यूकर के केसेस को आने ही ना दें, और हम पूरी तरह से टाइट शुगर कंट्रोल करें, स्टेरॉइड जुडिशियस यूज करें, जिससे ये फंगल इन्फेक्शन हमारे कम्युनिटी में ना आए। डॉक्टर साहब, फिर अगर एक बार आप व्यूअर्स के लिए ये और बता दें कि कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, वो कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं जिन पर निगाह रखें, और किन लोगों को खास करके बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए इन सिम्टम्स पर? तो ये जो सिम्टम्स है, इसमें 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहले तो उन लोगों को जिनको हाई रिस्क हम कहते हैं, अगर हम देखें तो 90 to 95% जो लोग हमारे यहाँ म्यूकर के आए हैं, वो वही लोग हैं जिनको अंडरलाइंग डायबिटीज है और शुगर कंट्रोल में नहीं है। तो सबसे पहली चीज यही है कि जिनको भी शुगर की बीमारी है, वो रेगुलरली अपनी शुगर कंट्रोल करें, शुगर मॉनिटर करें, क्योंकि कोविड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और म्यूकर पॉइंट ऑफ व्यू से भी शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दूसरा इशू यही है कि अगर आप को कोविड है, तो आप स्टेरॉइड जो है डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए, हाई डोज ना लीजिए, अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंटेशन ना कीजिए। इसके बाद भी अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, और ये यूजली 2 हफ्ते बाद या 10 दिन या 2 हफ्ते बाद या उसके कुछ हफ्तों बाद हो सकते हैं, कि आपके सिर में दर्द होने लगे जो ठीक नहीं हो रही, या नाक में ब्लॉकेज हो रही हो और नाक में क्रस्टिंग हो रही हो, या नाक से सिक्रीशंस आ रही हो, या नाक साफ करने से कभी कभी ब्लड आ जाए, या चेहरे के एक साइड पे सोजिश आ जाए, या एक साइड सुन्न हो जाए, तो ये हो सकता है कि वो उस एरिया में फंगल इन्फेक्शन है, जो हम कहते हैं साइनसेस में चले जाता है। ये जो फंगस है, ये नाक में पहले आता है, तो नाक में क्रस्टिंग होती है, नाक से फिर वो साइनसेस में चले जाता है, जिससे सिर में दर्द होने लगती है, वहां पे सोजिश हो जाती है, और कभी कभी फिर जो है आईज में जाने से, ऑर्बिट में जाने से धुंधला दिखने लगता है, या विजन कम हो जाती है। तो ये जो हम कहते हैं राइनो सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, राइनो का मतलब नाक, तो नाक से शुरू होके
वो नाक के अराउंड जो एरियाज है उसमें फैल जाता है। रेयरली हम देखते हैं, और ये बहुत कम केसेस हैं, लेकिन कभी कभी फेफड़े का भी म्यूकर हमने देखा है, जिसमें पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, जिसमें बुखार, छाती में दर्द, खांसी के साथ कभी कभी ब्लड आना और के जैसे लक्षण हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं आज अखबार में खबर पढ़ रहा था, जैसे आपने बताया कि कभी कभी लंग्स में, छाती में हो जाता है, तो खबर छपी हुई अखबार में कि 2 मामले दिल्ली में ऐसे आए जिनमें आंतों में पाया गया। तो इसको आप बहुत रेयर अकरेंस मानते हैं? म्यूकोरमाइकोसिस और एरियाज में भी हो सकता है, लेकिन मेनली जो है मैं कहूंगा 98 to 99% या उससे ज्यादा भी जो है वो या तो साइनसेस में होता है या फिर फेफड़ों में होता है, और जगह जो है वो रेयरली पाया जाता है, तो इसको हम रेयर ही मानेंगे। जी, तो सर इसका ट्रीटमेंट क्या केवल सर्जरी है या ये दवाओं से ठीक किया जा सकता है? तो इसके ट्रीटमेंट के 2 पहलू हैं। एक तो ड्रग्स हैं, जो एंटी फंगल ड्रग है जिसको हम एम्फोटेरिसिन कहते हैं, वो है। अगर अर्ली स्टेज में हम इसको डायग्नोज कर ले तो सर्जरी जो है ऊपर से सुपरफिशियल सर्जरी करके जो फंगस है उसको निकाल सकते हैं, डेड टिश्यू को निकाल सकते हैं, जिससे दवाई का भी एफिकेसी बढ़ जाती है। लेट स्टेज में अगर वो ज्यादा अंदर चले जाता है फंगस, तो अग्रेसिव सर्जरी करनी पड़ती है। उसमें ईएनटी, न्यूरोसर्जन, प्लास्टिक सर्जन की इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि फंगस अगर साइनसेस के अंदर चला गया हो या आंख के आसपास आ गया हो या ब्रेन में चला गया हो तो सर्जरी तो अग्रेसिव की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, एंटी फंगल ड्रग्स और सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर डिब्राइडमेंट। सर, अब एक सवाल ये भी लोगों के मन में होगा कि जैसे हम कोरोना से तो मास्क लगाकर बच सकते हैं, कोविड प्रोटोकॉल अपना करके बच सकते हैं, इससे हम बच कैसे पाएंगे? ये आता कहां से है? म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगस है जो सॉइल में होता है और हवा में भी हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट कंटेजियस। जैसे कोरोना वायरस हम कहते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से ही फैलता है, म्यूकर ऐसा नहीं है। तो ये नहीं है कि अगर आप आपके साथ में आप किसी को जानते हैं जिसको म्यूकोरमाइकोसिस है कि आपको वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि नॉर्मली अगर ये फंगस हमारे हवा में हो या हमारे सॉइल में हो या हम उसके उससे एक्सपोजर हो, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग इनफ रहती है और ये वायरस फंगस जो है ग्रो नहीं कर पाता। हम इसको ग्रो नहीं करने देते, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग रहती है। लेकिन अगर हमारे पुअर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज है, कोविड हुआ है या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो इन सारी चीजों से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और ये जो फंगस है इसको एक मौका मिलता है कि ये फैल जाए। तो मैं यही फिर से दोहराना चाहूंगा कि स्पेशली जिन लोगों को कोविड है, अपना शुगर कंट्रोल करें, मॉडरेट डोज स्टेरॉइड्स लें, और अगर कोई भी लक्षण हो तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करें कि वो डायग्नोज करें कि म्यूकर है या नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में म्यूकर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोविड के मामले में इसके केसेस तो बहुत कम हैं। अगर हम कोविड की केसेस हम लाखों में बात करते हैं, इनके केसेस तो हम मतलब कहते हैं 200, 300 या हजार के करीब हैं, तो उसके प्रोपोर्शन में कम है। लेकिन इनको इस बीमारी को ट्रीट करने में टाइम ज्यादा लगता है। एंटी फंगल जो है कभी 4-6 हफ्ते देने पड़ते हैं, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, दवाई देनी पड़ती है, सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड है। कोविड की ट्रीटमेंट जो है वो इतनी प्रोलॉन्ग नहीं है। सर, वापस अगर अब कोरोना की बात करने लगे तो अभी हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया। जैसे प्लाज्मा थेरेपी बहुत बड़े पैमाने पर लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उसको हटा दिया गया है। कुछ ऐसी दवाएं या इंजेक्शंस जो कि जिनकी बड़ी किल्लत महसूस की गई, इस बार बताया गया कि वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, उनको भी हटा दिया गया है। अब कोरोना का हमारा स्टैंडर्ड इलाज क्या है भारत में? तो अगर हम देखें कोरोना को, हम ये कह सकते हैं कि 3 भाग में बांट सकते हैं। एक जो 85% के जो लोग हैं जिनको माइल्ड इलनेस होता है, जिनको कोरोना हुआ लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, घर पे ही रहने की जरूरत है, होम आइसोलेशन कर सकते हैं, उनमें मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। बुखार हुआ तो बुखार की दवाई ले ली, जुकाम नजला हुआ उसकी दवाई ले ली, घरेलू नुस्खे कर लिए, खांसी की दवाई वो खांसी की दवाई ले ली, मल्टीविटामिन ले लिए, और साथ में अगर कुछ दवाई जो है जो हमारी गाइडलाइंस भी कहती हैं या कुछ लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि कुछ एंटीवायरल ड्रग्स भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें कोई इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है। इसलिए ऑल्दो वो गाइडलाइंस में नहीं है पर कई लोग यूज करते हैं, जैसे फेविपिराविर है, आइवरमेक्टिन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, लेकिन इनमें इसका कोई ज्यादा एविडेंस नहीं है, लेकिन नुकसान इतना नहीं है इसलिए लोग यूज करते हैं। दूसरा आ गया मॉडरेट इलनेस। मॉडरेट जो बीमारी होती है जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है, उसमें मेन ट्रीटमेंट 3 चीजें हैं। एक तो है ऑक्सीजन को एक ड्रग की तरह हम समझे, और अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम हो रही है या 91, 92 के करीब है, तो आप अपने पेट के बल लेटें। अगर सैचुरेशन बढ़ नहीं रही तो ऑक्सीजन की जरूरत है,
और ऑक्सीजन एक ड्रग की तरह है, क्योंकि ऑक्सीजन थेरेपी से आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा, रिकवरी टाइम में इंप्रूवमेंट होगी और उसको एक हम ट्रीटमेंट मान सकते हैं। दूसरा जो ट्रीटमेंट है मॉडरेट टू सीवियर केसेस में लो डोज स्टेरॉइड्स जो लाइफ सेविंग हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन है स्टेरॉइड्स उसको कम करते हैं और उससे फर्क पड़ता है। और तीसरा जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो है ब्लड थिनर्स, प्रोफिलैक्टिक डोजेस, बिकॉज हम ये अब हमने ये समझा है कि कोविड-19 एक आम वायरल निमोनिया नहीं है। हम स्वाइन फ्लू की बात करते थे जो सिर्फ एक वायरल निमोनिया था। कोविड-19 जो है वो लंग्स के अलावा बॉडी के सिस्टम में जो खून की नालियां हैं उसमें भी असर करता है, जिसमें वहां पे सोजिश हो जाती है, क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि कभी कभी हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि वेसल्स जो हैं, खून की नालियां हैं, उसमें ब्लॉकेज आ सकता है। तो इसलिए एक और ट्रीटमेंट जो हम यूज करते हैं वो है एंटीकोगुलेंट्स। इसके अलावा जो और ड्रग्स हैं जो इमरजेंसी यूज के लिए हैं, जिसमें अभी प्रूवन बेनिफिट नहीं है, लेकिन कई कंट्रीज ने इसको प्रूव किया कि शायद इससे थोड़ा बेनिफिट हो, वो है रेमडेसिविर, जो हम इस स्टेज में देते हैं। और अगर पेशेंट ज्यादा डिटेरियोरेट कर जाए, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म में, ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा हो 7वें, 8वें, 10वें या 12वें दिन पे, तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे जिसका टोसिजुलिमैब जो है वो देते हैं। तो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी यही है। लेकिन इसमें मैं ये एक चीज कहना चाहूंगा कि राइट ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम इज इंपॉर्टेंट। स्टीरॉइड हमने जल्दी दे दिया तो नुकसान हो गया जी। स्टीरॉइड जब हमने मॉडरेट टू सीवियर इलनेस में दिया तो लाइफ सेविंग हो गया। टोसिजुलिमैब अगर हमने शुरू में दे दिया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तब वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है। हम अगर ऐसी दवाई तब देंगे तो वायरस की रेप्लिकेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जब वायरस कम हो गया है और इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है और बॉडी अब सेल्फ इन्फ्लेमेटरी या जो हम कहते हैं डिसरेगुलेटरी इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, तब इन ड्रग्स का ज्यादा फायदा है। तो टाइमिंग ऑफ द ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट along with the drugs that we are giving। एक खबर और अखबारों में है कि ये भी गुजरात से आई है, अहमदाबाद से, कि कई मामलों में कोरोना के बाद क्लॉटिंग हाथों और पैरों में पाई गई और उनको एम्पुटेट तक करना पड़ा। क्या ये कोई नया खतरा है जो हम देख रहे हैं? तो ये एक कई दफा जो हम कहते हैं पोस्ट कोविड सीक्वेले, कि आपको कोविड तो हो गया लेकिन उसके बाद कुछ कोविड का असर बॉडी में रह सकता है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनको क्लॉटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। मान लो आप बेड रिडन हैं तो आपको जो हम कहते हैं वीनस स्टेसिस हो सकता है कि आप बस बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, तो टांगों में खून की जो सर्कुलेशन है वो कम हो सकती है, तो वहां पे क्लॉटिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और अगर हम कोविड आप थोड़ा सा क्लॉटिंग को प्रमोट कर रहा है तो वो एक एड ऑन फैक्टर हो जाता है। या किसी का वेट बहुत ज्यादा है, मोटापा बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण जो टांगों में सोजिश ज्यादा हो रही है, सर्कुलेशन पे असर पड़ रहा है। तो हम अब ये करते हैं कि हम लोगों को डिस्चार्ज के टाइम इवेल्युएट करते हैं कि उनको क्लॉटिंग के चांसेस ज्यादा हैं या नहीं है। अगर उनको रिस्क फॉर क्लॉटिंग ज्यादा है तो एंटीकोगुलेंट ओरल जो ब्लड थिनर हैं वो कुछ हफ्तों के लिए हम और दे देते हैं, जिससे ये कॉम्प्लिकेशन ना हो। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन अनकॉमन है, रेयर है, लेकिन रिपोर्ट की जा रही है। इसलिए डिस्चार्ज के टाइम कई दफा हमें कुछ हद तक ये दवाई देनी पड़ती है। सर, कुछ सवाल वैक्सीन के ऊपर। एक स्टडी आज छपी हुई है, उसमें बताया गया कि इंग्लैंड में ये बताया गया कि जो हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा लग रहा है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की दवाई कोविशील्ड, ये भारत में जो नया वेरिएंट पाया जा रहा है उसकी एक डोज लगभग 30-35% इफेक्टिव है और डबल डोज जो है वो 80% इफेक्टिव है। ये सवाल हमारे परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांश लोगों को एक ही डोज मिली हुई है। तो हम क्या माने कि हम एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड है अगर एक डोज भी है या नहीं? अभी तक जो डेटा आईसीएमआर ने पब्लिश किया या जो एनआईवी से आया है उसका ये सजेशन है कि चाहे हम कोविशील्ड की बात करें या कोवैक्सीन की बात करें तो एक डोज से सफिशिएंट प्रोटेक्शन मिलता है इम्यून रिस्पॉन्स से, और इसलिए ये लगता है कि अभी तक जो है प्रोटेक्शन हमारे यहाँ अच्छा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वायरस जैसे जैसे म्यूटेट करेगा, चेंज करेगा, तो इसमें चेंज आ सकता है, क्योंकि हमें पता है कि वायरस जो है वो एक तरह से इम्यून एस्केप मैकेनिज्म बनाएगा अपने लिए। वायरस अपनी तरफ से एंटीबॉडी से बचने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये हो सकता है कि बाद में वैक्सीन थोड़ी चेंज करनी पड़े या बूस्टर डोज लगाना पड़े, जिससे हमें और ज्यादा प्रोटेक्शन मिल पाए। लेकिन अभी तक जो डेटा है, जो भारत में सर्कुलेटिंग वेरिएंट्स हैं, उनके अगेंस्ट जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने डेटा दिखाया है, उससे ये लगता है कि अभी तक जो है
एक डोज से भी प्रोटेक्शन है और 2 डोज से तो काफी अच्छी प्रोटेक्शन है। अच्छा, हमारे यहाँ जो ये 2 डोज के बीच का अंतराल अब 3 से 4 महीने कर दिया गया, इसको लेकर के बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या ये इसलिए है कि हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज है या वाकई लंबा वक्त देने से एफिकेसी बढ़ती है दवाई की? तो इसमें जब इसको एक ग्रुप ने देखा गया जो इंटैगी करके है और जो वैक्सीन को कई सालों से देखते हैं, इस कोविड से पहले भी सारा डेटा जब उन्होंने देखा तो उन्होंने 2 चीजें पे गौर किया। एक तो ये था कि एक डोज से कितनी प्रोटेक्शन मिलती है। ऐसा तो नहीं कि एक डोज से लोगों को कम प्रोटेक्शन मिलेगी और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि एक डोज से डेटा जो कह रहा है कि आपको 70% के आसपास प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो उनको लगा कि रीजनेबली गुड प्रोटेक्शन है। दूसरा ये देखा गया कि अगर आप एक डोज, दूसरा डोज जो है वो 4 हफ्ते में ले लें तो आपकी एंटीबॉडी रिस्पांस ओनली 55 to 60% है, लेकिन अगर आप इसको 12 हफ्ते बाद लें तो 80 to 90% हो जाती है। तो इससे ये लगा गया कि अगर, क्योंकि एक डोज हमें प्रोटेक्शन दे ही रहा है 70%, और अगर हम उसका ड्यूरेशन 12 हफ्ते कर दें तो 50-60% से वो 80 से 85% प्रोटेक्शन हो जाती है एंटीबॉडी से। इसलिए ये लगा कि ये बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी। साथ साथ आई डू एग्री कि इसके साथ पब्लिक हेल्थ तो बेनिफिट है ही, जैसे यूके ने किया था कि अगर आप एक डोज पहले दें और दूसरे डोज को डिले कर दें तो जितने लोगों आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे और उससे कुछ हद तक सब लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगी। तो पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ये लगता है कि इस पॉलिसी में फायदा है। सर, अब ये लोगों का सवाल होता है कि ये कहा गया कि अगर किसी को कोविड हो गया है या पहली डोज के बाद हो गया तो वो 3 महीने तक ना लगवाएं। तो क्या अगर कोई अनजाने किसी को मालूम नहीं हो और वो इन्फेक्टेड है और अगर वो जाकर के वैक्सीन ले लेता है तो कोई रिएक्शन है बॉडी में, कोई नुकसान है बॉडी को? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले लोग 4 हफ्ते बाद भी लगा रहे थे वैक्सीन, तो वैक्सीन तो आप लगा सकते हैं, लेकिन इसका फिलॉसफी ये है कि एटलीस्ट 3 हफ्ते तक आपके बॉडी में अच्छी एंटीबॉडीज हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगी। और अगर मान लो आपने 3 महीने बाद वैक्सीन लगाई तो आपका ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन उतना ज्यादा रहेगा, मतलब जो प्रोटेक्शन है उसमें 3 महीने ऐड हो गए। तो इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि अगर आप 3 महीने वेट करेंगे तो आपको जो भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, मान लो 1 साल का प्रोटेक्शन मिल रहा है तो 1 साल प्लस 3 मंथ्स हो गए। तो अगर आप अपना वैक्सीनेशन डिले करा दें और ये जो आपके नेचुरल इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज हैं उसका फायदा उठाएं कि 3 महीने तक तो मुझे उससे ही प्रोटेक्शन मिल जाएगा, उसके बाद मैं वैक्सीन लगाता हूं तो मेरी प्रोटेक्शन की ड्यूरेशन और लंबी हो सकती है, तो उससे भी फायदा है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल है, लोगों में बच्चों को लेकर के बहुत संशय है, डर है कि बच्चे कहीं इस बार या आने वाली अगर कोई लहर आती है खुदा ना खास्ता तो उसमें ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। क्या ऐसा कोई डेटा है या भारत में क्या वाकई ऐसा कोई डर है? ऐसा कोई डेटा नहीं। अगर हम दोनों पीक्स को देखें, पहले वाली पीक और अभी वाली पीक, तो इसमें एक बात स्पष्ट हुई है कि ये जो कोविड वायरस है ये बच्चों में माइल्ड इलनेस ही करता है और ज्यादातर बच्चे आराम से ठीक हो जाते हैं। हमने ये पहले वेव में भी देखा और अब भी जब हमारे केसेस 4 लाख से तक हो गए थे तो भी ये देखा गया कि बच्चों में इतनी ज्यादा इन्फेक्शन नहीं हुई। बच्चों के लिए हमें कोई अलग से बड़ा हॉस्पिटल नहीं खोलना पड़ा या अलग से पूरा फ्लोर नहीं खोलना पड़ा। बच्चों में जो भी हमने देखा वो माइल्ड इन्फेक्शन हुई। हमारे यहाँ जो भी बच्चे एडमिट हुए वो वही थे जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी, कईयों की इम्यूनिटी कम थी या कोई कीमोथेरेपी पे थे क्योंकि उनको कैंसर भी था। उस टाइप के बच्चे जो थे वही ज्यादा एडमिट हुए। नॉर्मल हेल्दी लोगों में ज्यादा सीवियर इलनेस नहीं देखा गया। इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि आगे जाके कोई ऐसा चेंज आएगा कि अब जो है बच्चों को ज्यादा सीरियस इलनेस होगी, क्योंकि पिछले 1 साल के जो एक्सपीरियंस है उसमें तो कुछ हमने ऐसा देखा नहीं है। दूसरी चीज जो लोगों की कहना है कि जैसे जैसे हम लॉकडाउन को खोलेंगे, स्कूल्स खुलेंगे, प्ले स्कूल्स खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, तो लोगों में, बच्चों में मिलना जुलना ज्यादा होगा और वहां पे उनमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हो पाएगा और इसलिए उनमें इन्फेक्शन ज्यादा फैल सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि बच्चे अभी प्रोटेक्टेड रहे हैं, स्कूल्स बंद रहे हैं, बच्चे घर पे ही रहे हैं और जब हम स्कूल्स कॉलेजेस खोलेंगे तो बच्चे जो है वहां तो आपस में मिक्स करेंगे ही, उनको हम फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी तो है कि उनमें इन्फेक्शन जो है एक से दूसरे में फैल सकता है। लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि उनमें अगर इन्फेक्शन होगा तो माइल्ड होगा। वरी वाली जो बात ये है कि बच्चे जो है वो इन्फेक्शन घर लेके आ जाते हैं। उनको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, वो घर लेके आ गए, घर में बुजुर्ग है या कोई व्यक्ति है जिसको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको ज्यादा बीमारी हो सकती है क्योंकि वो बच्चे जो है वो घर पे इन्फेक्शन फैला सकते हैं।
इसलिए ये जरूरी है कि हम जब भी क्लियरेंसेस मिले, और इसके ट्रायल भारत में भी हो रही हैं, कि जब भी वैक्सीन के लिए, बच्चों में वैक्सीन के लिए अप्रूवल्स मिल जाएं, तो हमें जल्दी से जल्दी बच्चों को भी वैक्सीनेट कर लेना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया, हर बार की तरह आपसे बात करके बहुत सारी जानकारियां मिली हैं और लोगों के मन के बहुत सारे डाउट्स दूर हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।